जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम चुनौती को अवसर बनाने का दमखम भी रखते हैं। पंजाब के लाभ के लिए, देश के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए कोई भी हमारे साथ आता है, हमें कोई परेशानी, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है, बशर्ते कि वो हमारी विचारधारा को ओन करे। खुद अमरिंदर सिंह ने ही कंट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी। कुछ इनकी सबकी मांग थी, इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है बिलों में संशोधन होना चाहिए। आज किसान को सब कुछ मिल रहा है तो ये नाटक और ड्रामा करने की बात करें, या तो ये जब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। गौतम जी, आप किस पार्टी को अपने मुकाबले में देख रहे हो? हमारा किसी भी पार्टी से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला है जनता की सेवा, जनता को लाभ पहुंचाना। आज वहाँ की जनता, वहाँ की महिला, वहाँ का दलित, वहाँ का पिछड़ा मोदी जी को समर्पित है, मोदी जी से प्यार करता है, मोदी जी कामों को सराहना करता है। इसलिए मुझे लगता है हमारा किसी से भी कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। और ये सभी दल हैं, सारे के सारे नंगे हैं, इन्होंने जनता का शोषण किया है, पंजाब का शोषण किया है। ये आने वाले समय में सब मालूम पड़ जाएगा। चार कार्याध्यक्षों की अभी से ही बैसाखी की जरूरत पड़ रही हो, मैं किस चीज़ की चुनौती की तरफ देखूंगा उनको। चार चार बैसाखी लेके वो चल रहे हैं और वो सरकार में भी थे, सरकार के विरुद्ध कितना वो बोलते रहे हैं। आज किस मुंह से वो एक साथ चलेंगे? मुझे लगता है कि जनता के आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो विधायक जीत कर आएंगे उसमें है, जो बनकर आएगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे पहले हम घोषणा करें, अभी धूमल जी का देखा होगा हमने, मुख्यमंत्री घोषणा की, वो खुद ही हार गए। तो इसलिए जो विधायक जीत के रहेंगे उसमें मुख्यमंत्री घोषणा होगी। और फिर भी ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड पर है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो जो निर्णय करेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब विच ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। किस तरह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ इस बारी? देखिएगा, तैयार तो हम पहले भी रहते थे। हम एक राजनीतिक दल से कहीं ज़्यादा सामाजिक संगठन के रूप में काम करते हैं। सत्ता पाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, सत्ता के माध्यम से सेवा हमारा लक्ष्य होता है। और पहले भी हम 123 सीटों पर, अब 117 सीटों पर हम अपना संगठन था, हमारा मंडल भी था, जिला भी था, सभी चीज़ें थी। क्योंकि हम जनता और समाज और देश की दुख और सुख में खड़े होने वाले लोग हैं। इसलिए हमें नई तैयारी करनी है, नया जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लगातार जनता के बीच में रहे हैं और 117 सीट पे हमें मौका मिला है और 117 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी सेवा ही संगठन के माध्यम से हम गाँव में और सभी शहरों के अंदर सभी लोगों में, हर वर्ग के लोगों में हमारा जाना हुआ है। कोरोना पीड़ा के अंदर, इसी महामारी के दौरान में हमने सभी को जो जो सुविधा दे सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार, राज्य के द्वारा हमारे कार्यकर्ता संगठन दे सकते हैं, वो हमने सारी सारी उनको पहुंचाने का काम किया है। और ऐसी दुख की घड़ी के अंदर जिस समय कांग्रेस वहाँ पे कोरोना पीड़ितों का मजाक उड़ा रही थी, जो उनको रेमडेसिविर दी गई थी, किस प्रकार से पानी में वहाँ बहती हुई दिखाई दी थी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो उनको पैसे दिए गए थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा गए। ऑक्सीजन के कारण भी अनेकों, एक जो कमी के कारण जो परेशानियां लोगों को हुई हैं।
और उसके साथ-साथ जिस प्रकार का मिसमैनेजमेंट आपने देखा होगा कि हमने जो वैक्सीन दी थी उसके मिक्स मैनेजमेंट किया गया। वहाँ पे कांग्रेस सरकार सत्ता पाने के लिए, सत्ता का लाभ लेने के लिए, सत्ता के बँटवारे के लिए लड़ाई लड़ रही थी और हम जनता के लिए कोरोना से लड़ रहे थे। ये हमारा फ़र्क है। इसलिए हमें ये कहना कि हम 23 पे लड़ते थे, अब 117 पे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम चुनौती को अवसर बनाने का दमखम भी रखते हैं। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ? देखिए, पंजाब के लाभ के लिए, देश के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए कोई भी हमारे साथ आता है, हमें कोई परेशानी, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। बशर्ते कि वो हमारी विचारधारा को ओन करे। जो हमारा लक्ष्य है, पंजाब को खुशहाल करना, पंजाब को जो एक उनके व्यक्तिगत स्तर को उठाने के लिए जो-जो आवश्यकताएँ हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की जनता को गैस के कनेक्शन देना, शौचालय देना, मकान देना, पानी की व्यवस्था करना और अनेकों-अनेक योजना वहाँ पर दी है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पंजाब को एक विशेष दर्जे के रूप में उन्होंने लिया है। आपने देखा होगा अभी हमने जो काली सूची थी उनकी, काली सूची से हटाने का काम अगर किसी ने किया, तो मोदी जी ने किया। बड़ी पुरानी डिमांड थी। बहुत पुरानी डिमांड थी, लोगों को परेशान थे। आज जो कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी वो मोदी जी ने खोले, उन्होंने किया। 84 के दंगों को अगर किसी ने सज़ा दिलाई तो मोदी जी ने दिलाई, जबकि वहाँ पे कांग्रेस नाटक करती रही। आज तिरंगे के अपमान करने वालों के लिए कांग्रेस वहाँ पे 78-78 वकील देने के लिए तैयार थी, लेकिन 84 के दंगे में मारे गए उन बेचारों को वकील देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। ऐसे ही जो हम दरबार साहब का श्रद्धा करते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब की सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे अपमान किया गया, जो एक हमारी आत्मा है पंजाब की, गुरु ग्रंथ साहब, आत्मा है, हम उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमारे गुरुओं ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं और उनकी बेअदबी के मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस के कैप्टन साहब और सिद्धू ने मिलकर, सिद्धू भी सरकार में ही थे, आज अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मिलकर किस प्रकार से बेअदबी की और बेअदबी करने वालों को सजा देने की बात आई तो आप नाटक और ड्रामा करते हुए दिखाई दिए। आपने शपथ ली थी कि आप ड्रग्स मुक्त पंजाब देंगे। आज 100 से ज़्यादा डेथें एक-एक ग्रुप के अंदर ड्रग्स के कारण होती हैं और आपके लोग पकड़े जाते हैं, उसके ड्रग्स माफिया के पकड़े जाते हैं। आपने कहा था हम हर घर के अंदर नौकरी देंगे। आपने कोई नौकरी नहीं दी और बल्कि वहाँ के युवाओं पे नमक छिड़कने का काम आपने किया, 2 नेताओं के बच्चों को नौकरी देने का काम आपने किया। ये आपका मापदंड है। जिस प्रकार से वहाँ पर शुल्क कास्टों का जो उनका केंद्र सरकार पैसा देती है कि उनके बच्चे पढ़े-लिखें, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, स्कॉलरशिप दी गई। स्कॉलरशिप में पैसा खा गया और वहाँ का मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे पता नहीं कहाँ गया। आखिर जो खजाना है, लुट रहा है, जिसको सिद्धू जी अभी पीछे कहते रहे, मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी थी कि सारा खजाना लूटकर पंजाब का जनता की और नेताओं की जेब में जा रहा है। आज कैसे संभालेंगे? किस मुँह से वो बात करेंगे कैसे पंजाब को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे? जिस प्रकार से पंजाब का शोषण किया है, आज किसान बिल के ऊपर वो बातें करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। खुद अमरिंदर सिंह ने ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी। कुछ इनकी सबकी मांग थी, इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, बिलों में संशोधन होना चाहिए। आज किसान को सब कुछ मिल रहा है तो ये नाटक और ड्रामा करने की बात करें, या तो ये जब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों में और अकाली दल के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय ये बिल आया था और उसके समय मुझे ध्यान है कि उनकी मंत्री ने लगातार बिल को सहन ही नहीं किए, बुलाकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वाह मोदी जी बहुत अच्छा किया। आज एक खाली राजनीतिक लाभ के लिए आप जो किसान जिसको मिल रहा है, जिसको हम लगातार जो सुविधा देनी है, हमने उनको किसान क्रेडिट कार्ड देकर उनको कम ब्याज पर बिना ब्याज के पैसा देने का काम किया। उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाता था महाजनों द्वारा, उनको जेल में डाल दिया जाता था। उनकी किस प्रकार से बेअदबी उनकी होती थी, उससे बचाने का काम किया। हमने किसान सम्मान निधि दी, जिसके कारण वो छोटे-मोटे पैसा इधर से नहीं ले। हमने किसान को यूरिया दिया, नीम कोटेड यूरिया दिया, जिसके कारण से आपने देखा होगा आज यूरिया सभी को मिलता है और कोई पुराने डंडे मारा करते थे, उनको पीटा करते थे, उनको यूरिया नहीं मिलता था। आज किसानों को एमएसपी से ज़्यादा कीमतें मिल रही है। आज उनकी खरीदी ज़्यादा हो रही है।
आज किसान अपने आत्मबल और अपने विश्वास पे आगे बढ़ रहा है वहाँ का, लेकिन ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सोच है हमारी ये है कि हम वोट के अलावा हम जनता और समाज को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा कार्यकर्ता लगातार समर्पित है। और इस दौरान में सेवाई संगठन और अनेक कार्यों से हमने दिखाया भी है, और इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। गौतम जी, आप किस पार्टी को अपने मुकाबले में देख रहे हो? हमारा किसी भी पार्टी से मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला है जनता की सेवा से, जनता को लाभ पहुँचाना। आज वहाँ की जनता, वहाँ की महिला, वहाँ का दलित, वहाँ का पिछड़ा मोदी जी को समर्पित है, मोदी जी से प्यार करता है, मोदी जी कामों को सराहना करता है। इसलिए मुझे लगता है हमारा किसी से भी कोई मुकाबले वाली बात नहीं है, और ये सभी दल हैं, सारे के सारे नंगे हैं, इन्होंने जनता का शोषण किया है, पंजाब का शोषण किया है, ये आने वाले समय में सब मालूम पड़ जाएगा। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जिस अध्यक्ष को 4 कार्यकारी अध्यक्षों की अभी से ही बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही हो, मैं किस चीज़ की चुनौती की तरफ देखूँगा उनको। 4-4 बैसाखी लेके वो चल रहे हैं, और वो सरकार में भी थे। सरकार के विरुद्ध कितना वो बोलते रहे हैं, आज किस मुँह से वो एक साथ चलेंगे? मुझे लगता है कि जनता के आँखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है वो। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 2017 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में यही फ़र्क है। उनमें मालूम होता है कि जवाहरलाल नेहरू जाएंगे तो इंदिरा गांधी आएगी, इंदिरा गांधी जाएंगे तो राजीव गांधी जाएंगे तो फिर सोनिया गांधी आएंगी, और फिर राहुल गांधी आएंगे। उनको मालूम है, उनका परिवार है। बड़े बादल जाएंगे तो छोटे बादल आएंगे, ये उनको मालूम है। उनको परिवारवाद चलाना है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में मौका दिया था, वोट का अधिकार दिया था, वो वोट अनेक रजवाड़े वो आज भी वहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए जो विधायक जीत कर आएंगे, उसमें है जो बनकर आएगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे पहले हम घोषणा करें, अभी धूमल जी का देखा होगा, हमने मुख्यमंत्री घोषणा की, वो खुद ही हार गए। तो इसलिए जो विधायक जीत के रहेंगे उसमें मुख्यमंत्री घोषणा होगी, और फिर भी ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड पर है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो जो निर्णय करेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ਗੌਤਮ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ? देखिएगा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ा नुकसान है। प्रचार प्रसार करना हमारा एक मौलिक अधिकार है, धरना देना उनका मौलिक अधिकार है। वो धरना दें, हम कभी भी मना नहीं कर रहे, लेकिन किस प्रकार से किसान का झंडा लेकर वो बेअदबी वाला काम करते हैं, ये कहीं भी संविधान उनको मान्यता नहीं देता, और उनका सभ्य समाज उसको पसंद भी नहीं करता है। यूँ यूँ चुनाव आएगा तो मुझे लगता है कि जितने भी ये दल के लोग झंडा लेके आ जाते हैं, फिर बाद में अपना अपना झंडा लेके अलग अलग चलेंगे, तो इनकी सबकी औकात भी मालूम पड़ जाएगी, उनका नेचर और स्वभाव भी मालूम पड़ जाएगा। निर्णय जनता करेगी उसमें। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਚੁਣਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ। ਚੁਣਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ नहीं आना चाहिए? नहीं, संविधान तो ये कहता है कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी जीत कर आए ना, जनता के बीच में जाए। ये नहीं है एक झंडा ले लिया और फाइनेंस करा लिया और जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने लगे। जनता से जीत के आए, फिर अपनी बात को रखे,
कौन मना करता है उनको? जो चुनकर आए हुए हैं वो भी जनता ने ही चुने हुए हैं, वहाँ के किसानों ने चुना हुआ है। ये नहीं है वो किसानों की बात नहीं करते, वो भी किसानों की बात करते हैं। ये जब जो चुनाव आता है ऐसी चीज़ें उठती हैं और लोग करते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। जनता इसका जवाब देगी कि जिनका असली चेहरा भी सामने आ गया। असलियत में तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही उनके अंदर है, उनको कोई किसान-विसान से कोई लेना-देना नहीं है। किसान के लिए मेरे ख्याल मोदी जी से अच्छा कदम कोई नहीं उठा सकता। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? किसान आंदोलन के हम कब विरोध बोलते हैं? हम तो बोलते हैं आइए बात कीजिएगा, रास्ता निकालेंगे, आप बताइए बिल में काला क्या है, हम उसको ठीक करेंगे। हमने भी विरोध नहीं कर रहे, किसानों के सब पक्ष में ही बोल रहे हैं। कोई किसी तरीके से बोलता है, कोई किसी तरीके से है, कोई वोट की लालसा से बोलता है, हम किसान के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। फ़र्क इतना है। तो इसमें यही नहीं, कोई भी आदमी किसान के पक्ष में बात करता हो करे, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं करे। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਔਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ गठबंधन ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? अभी कोई संभावना नहीं है किसी के साथ गठजोड़ करने की। हम अपने पैरों पे चल रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम 117 सीटों पर ही लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। थैंक यू। ये थे दुष्यंत गौतम जी, जो कि राज्य सभा ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 117 ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ समय दसेगा। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन उमा यादव ਦੇ ਨਾਲ, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।